गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। वेलकम टू नरवाज स्टडी पॉइंट। तो सबसे पहले तो वही मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो क्या आप लोग जानते हो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं जानते तो आज ही अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियन जो भी आपके पास अवेलेबल है उनसे आप लोग ज़रूर जानकारी लोगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मैं आप लोगों को इसकी ज्योग्राफिकल इम्पॉर्टेंस बता देती हूँ। बाकी इससे रिलेटेड जो पौराणिक कथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो आप लोग अपने पेरेंट्स से ज़रूर पता करोगे। तो ज्योग्राफिकल इम्पॉर्टेंस क्या होती है मकर संक्रांति की? इस दिन सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति की दिशा में बदलाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर इजी लैंग्वेज में एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, उत्तरायण हो जाता है उसका, यानी उत्तर की तरफ सूर्य बढ़ने लग जाता है मकर रेखा की तरफ, इसलिए इसको मकर। और संक्रांति का क्या मतलब है? प्रकृति में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन से क्या? क्रांति। तो परिवर्तन किससे जुड़ा हुआ है? क्रांति से। तो मकर संक्रांति का क्या मतलब है? सूर्य की दिशा में, दिशा कौन सी? उत्तरायण, तो उत्तर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मकर संक्रांति का साफ सीधा इतना सा मतलब है। इसमें होता क्या है, इसके बाद से दिन की अवधि जो है वो लंबी होने लग जाती है। अब आप लोग कहोगे जी दिन की अवधि लंबी कैसे होगी, वो तो 24 आवर्स का जो टेम्पोरल है, जो टाइम है, वो तो है। लेकिन नहीं, दिन की अवधि लंबी होने का मतलब है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय है ना, वो एक्सटेंड हो जाता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये थी मकर संक्रांति की ज्योग्राफिकल इम्पॉर्टेंस, यानी कि भौगोलिक क्या महत्व है हमारे इस त्यौहार का। बाकी इसके बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं वो आप लोग अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियन से ज़रूर इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ा था। तो दो तरह के विनिर्माण उद्योग कल हमने डिस्कस किए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो कृषि आधारित उद्योग क्या थे, ये कल भी मैंने आपको बताया था। कृषि संबंधित कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र, चीनी उद्योग आदि, ये सारे हमारे क्या हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं, यानी कि ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर डिपेंडेंट हैं। कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार, सबसे पहले वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी। कपड़ा उद्योग भारत में औद्योगिक उत्पादन में 14% का योगदान देता है। भारत में कपड़ा उद्योग में 35 मिलियन लोग सीधे तौर पर कार्यरत हैं। तो आप देख सकते हो इससे कि कितना बड़ा उद्योग है हमारा कपड़ा उद्योग, जिसमें 35 मिलियन लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इससे, यानी काम रोजगार जो है उन लोगों को मिला हुआ है हमारे कपड़ा उद्योग से। रोजगार सृजन की दृष्टि से यह उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है, जो कृषि है उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग आता है जिसमें लोग रोज़गार के लिए लगे हुए हैं, वो है हमारा उद्योग, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। यह विदेशी मुद्रा का लगभग 24.6% अर्जित करता है। विदेशी मुद्रा वो कब मिलती है हमें, इसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं मतलब देखा है वो वाला वीडियो, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि विदेशी मुद्रा का हमारे उद्योगों से क्या कनेक्शन है, कैसे लिंकेज है विदेशी मुद्रा और हमारे इंडस्ट्रीज़। सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग का योगदान 4% है। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फैक्ट है हमारा कि सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है? 4%। यह देश का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो सबसे पहला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है वो है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री। पहली सफल सूती कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। महात्मा गांधी ने सूत कातने
महात्मा गांधी ने सूत कातने और खादी पहनने पर जोर दिया, ये हम सब लोग जानते हैं, ताकि बुनकरों को रोजगार मिल सके। जो हमारे बुनकर हैं, जो इस कपड़ा इंडस्ट्री से, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए महात्मा गांधी ने सूत कातने पर और खादी पहनने पर जोर दिया था, यानी स्वदेशी चीज़ें अपनाने को बोला था। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र में केंद्रित था, यानी जब ये वस्त्र उद्योग जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात के बस कुछ क्षेत्रों तक लिमिटेड था, वहीं पर सेंट्रलाइज था। लेकिन कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन सुविधाएं, श्रम और नम जलवायु ने इसे स्थानीयकरण में योगदान दिया, यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स इसके लिए चाहिए वो जहाँ जहाँ पर अभी ये उपलब्ध होते जा रहे हैं, जैसा जैसा इसको कच्चा माल चाहिए, जो इसमें श्रम चाहिए, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जहाँ पर भी ये कंडीशंस उसके लिए मौजूद हो रही हैं, वहाँ पर क्या है, ये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कताई का केंद्रीकरण जारी है। कताई का केंद्रीकरण का क्या मतलब है कि वहाँ पर जो बुनाई करते हैं ना, बुनने के बाद जो उसको काता जाता है, जो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसका केंद्रीकरण आज भी कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। कपास, रेशम, जरी, कढ़ाई आदि में पारंपरिक कौशल और बुनाई के डिज़ाइन को शामिल करने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। पारंपरिक कौशल समझते हो आप लोग? पारंपरिक कौशल होता है कि जो उसको एज अ ट्रेडिशनल मिला है, जो जिस काम में, जिस स्किल में वो दक्ष है, वो होता है उसका पारंपरिक कौशल। कपास के सामान जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देशों, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाते हैं, यानी ये हमारे जो कपड़ा उद्योग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इन सभी देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कपास उद्योग के समक्ष समस्याएं, समक्ष क्या होता है, सामने, कपास उद्योग के सामने समस्याएं कौन कौन सी हैं? जो पुरानी और पारंपरिक तकनीक, ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्निक आज भी कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में फॉलो करी जाती हैं। श्रम का कम उत्पादन, यानी कि जो आउटपुट है लेबर्स को वो बहुत कम मिल पाती है। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि जो काम करने वाली लेबर है वहाँ पर उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में जो उनका पे स्केल है वो बहुत कम है। पे स्केल कम कैसे है कि वो लोग काम तो करते हैं, मतलब 10-12 घंटे, 8-10 घंटे, जितना भी उनको टाइम देना पड़ता है उसमें वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो आजीविका उनको मिलती है, बदले में जो पैसा उनको मिलता है वो बहुत कम है। आउटपुट जो उनको मिलती है ना वो बहुत कम है। किस में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में। सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से कपड़ा तैयार किया जाए, यानी कि जानवरों और पौधों के जो रेशे वगैरह हैं, जो बालों से, जैसे भेड़ के बालों से हम लोग फाइबर्स वगैरह बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, तो उन प्राकृतिक चीज़ों की बजाय कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से जो फाइबर्स बनाए जाएं, तो उसके साथ भी इसका कंपटीशन है भाई, सिंथेटिक फाइबर के साथ। अनियमित बिजली आपूर्ति, बिजली जो है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं की जाती है। विशेष रूप से बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों में नई मशीनरी की कमी और उन्नयन की आवश्यकता है, यानी इसमें क्या है, नई मशीनरी लेकर के आओ, चेंज करो अपनी टेक्निक्स को। किस में? बुनाई में, यानी वीविंग में, और प्रसंस्करण क्या होता है, प्रोसेसिंग में। तो वीविंग एंड प्रोसेसिंग में हमें क्या है, नई मशीनरी की ज़रूरत है, नई प्रोडक्शन टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो ये सारी जो सॉरी, कपड़ा उद्योग के सामने, कपास उद्योग के सामने जो समस्याएं हैं वो ये सारी हैं। नेक्स्ट हमारा उद्योग आता है जूट कपड़ा, जूट फाइबर। भारत कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास रिश्रा में स्थापित की गई थी। पहली जूट मिल कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित की गई थी 1859 में। यह बांग्लादेश के बाद जूट के निर्यात में दूसरे स्थान पर, यानी पहले स्थान पर जूट का निर्यात कौन करता है? बांग्लादेश, और दूसरे स्थान पर कौन है? इंडिया। 1947 में विभाजन के बाद
जूट मिलें भारत में रही। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय पर क्या हुआ, जो जूट की मिलें थी वो तो भारत में रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र, देखो मिल है हमारे पास, मशीनरी है हमारे पास, टेक्निक है हमारे पास, लेकिन अगर उसके लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है तो क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। तो 1947 में जब विभाजन हुआ भारत और पाक का, तो उसमें क्या हुआ, हमें जो मिलें थी वो तो हमारे हिस्से में आ गई, लेकिन जो जूट उत्पादक क्षेत्र थे वो किस में चले गए? बांग्लादेश, जो कि उस टाइम पर क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं कि पूर्वी जो हमारा बांग्लादेश है वो पहले किसका हिस्सा होता था? पाकिस्तान का हिस्सा होता था, पूर्वी पाकिस्तान वो होता था, लेकिन बाद में वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया बांग्लादेश के रूप में। उसने अपनी जो इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित हैं। यानी मेनली जो जूट उद्योग है वो कहाँ पर स्थित हैं? हुगली नदी के किनारे पर। ये सारा क्या है हमारा जूट उद्योग या फिर जूट फाइबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। तो हुगली बेसिन में जूट मिलों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक, अभी हमने देखा कि हुगली बेसिन में, हुगली नदी के किनारे जो जूट उद्योग है पश्चिम बंगाल में वो स्थापित हैं। तो उनकी लोकेशन, अवस्थिति क्या है, लोकेशन हुगली बेसिन में क्यों है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए? पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हुगली नदी में प्रचुर मात्रा में और सस्ता पानी हमें मिलता है। अब जूट के लिए कच्चे जूट की प्रोसेसिंग के लिए क्या है, पानी की ज़रूरत होती है। तो हुगली नदी से हम लोग प्रचुर मात्रा में और सस्ता पानी जो है वो लेते हैं, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं जूट मिलें। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में सस्ता श्रम है, लेबर जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवली है, सस्ते दाम पर जो लोग हैं वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीलों तक कच्चे माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे, सड़क मार्ग और जल मार्ग के लिए एक अच्छे नेटवर्क द्वारा समर्थित है। यानी वहाँ पर क्या है, अच्छा नेटवर्क है कम्युनिकेशन का भी हमारा और ट्रांसपोर्टेशन का भी। हाँ, जूट के सामान के निर्यात के लिए सस्ता जल परिवहन और कोलकाता बंदरगाह। अब देखो जो प्रोडक्शन हमने कर लिया इंडस्ट्री में, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, एक सस्ता निर्यात का साधन है। जूट उद्योग के सामने चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो हमारे जूट उद्योग के सामने देखने को मिलती हैं? चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारी जूट इंडस्ट्री के सामने? जस्ट अ सेकेंड। यही रहेगा भाई, कोई बात नहीं। जूट उद्योग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? सिंथेटिक फाइबर की चीज़ें बाज़ार में हैं। सिंथेटिक फाइबर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। जब प्राकृतिक रूप से जो फाइबर्स हैं उसको बनाने की बजाय हम लोग कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से फ़ाइबर बनाते हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर होता है। तो सिंथेटिक फाइबर सेम एज़ कॉटन की इंडस्ट्री के लिए एक चुनौती है और जूट के लिए भी। जूट की तुलना में सिंथेटिक फाइबर सस्ता है। अब ये सस्ते महंगे वाली बात कहाँ पर आती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडियन टॉयज़ हैं, जो खिलौने बनते हैं भारत में, वो महंगे होते हैं एज़ कंपैरिजन टू चाइना टॉयज़। तो ऐसा क्यों है? फिर लोग क्या करेंगे भाई, चीन के ही तो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना। अब साफ सीधी बात है, लोग क्या देखते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कि कौन सी चीज़ में उनका फ़ायदा है। वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि विदेशी है कि स्वदेशी है। सेम चीज़ है, अब सिंथेटिक फाइबर जो है वो सस्ता है, तो लोग क्यों पैसा वेस्ट करेंगे जूट पे, कपास पे, वो सिंथेटिक फाइबर लेंगे ना। तो वही बात है, ये भी एक चुनौती है जूट इंडस्ट्री के सामने। जूट की खेती बहुत महंगी और कठिन होती है। अब खेती महंगी है, कठिन है, तो प्रोडक्ट भी तो महंगा होगा। अन्य विकल्प से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती है। अन्य विकल्प है, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव है, एक आपके पास जूट है, एक आपके पास सिंथेटिक फाइबर है, और दोनों जो हैं वो एक मान लो 500 रुपये का आपको मिल रहा है, 1000 रुपये का आपको मिल रहा है, तो जूट वाला जो है वो 1000 का है, सिंथेटिक फाइबर आपको 500 का मिल रहा है। तो अन्य विकल्प है ना, ऑल्टरनेटिव है ना हमारे पास। जूट के साइड में क्या है,
दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पैरेलल में कि हम लोग क्या ले सकते हैं जी, सिंथेटिक फाइबर ले सकते हैं। तो अन्य विकल्प से क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा और ये कंपटीशन हो रहा है। एक प्रतियोगी के रूप में बांग्लादेश एक बड़ी चुनौती है, जबकि ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड अन्य प्रतिस्पर्धी हैं। कंपटीटर्स की बात हुई है कि कौन कौन से देश से कंपटीशन होता है हमारा जूट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा चीनी उद्योग, जो कि कृषि आधारित उद्योग है। चीनी के लिए कच्चा माल कौन सा होता है हमारा, गन्ना। तो गन्ना क्या है, गन्ना जो है वो कृषि है, साफ सीधी बात है जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो कच्चा माल क्या हुआ, गन्ना। और इंडस्ट्री कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी हुई हमारी, चीनी उद्योग। भारत चीनी के विश्व उत्पादक के रूप में दूसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है, चाइना। लेकिन गुड़ और खांड सरी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत में चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में फैली हुई हैं। हाल के वर्षों में मिलों के लिए दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ उत्पादित गन्ने में सुक्रोज़ की मात्रा अधिक होती है। और सुक्रोज़ आप लोग को पता है कि सुक्रोज़ जिस गन्ने में ज़्यादा होता है उससे बेस्ट क्वालिटी की चीनी जो है वो बनाई जाती है। तो सुक्रोज़ की मात्रा अधिक होती है। और ठंडी जलवायु भी लंबे समय तक पेराई के मौसम को सुनिश्चित करती है। चीनी उद्योग के सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मौसमी और अल्पकालीन उद्योग है भाई। एक स्पेसिफिक मौसम होता है इसकी कटाई का, इसकी बुआई का। तो अल्पकालीन उद्योग है, कुछ टाइम के लिए लघु वो उद्योग जो होते हैं ना, वो 1 करोड़ से नीचे वाला जो इन्वेस्टमेंट करके लगाए जाते हैं। अल्पकालीन उद्योग क्या होगा, जो कम टाइम के लिए लगाए जाते हैं, तो अल्पकालीन उद्योग हैं। थोड़े समय के लिए ही जो ये उद्योग है इसमें प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर जब फसल आती है तो इसमें प्रोडक्शन होता है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन कम है। पुरानी मशीनें चल रही हैं, उत्पादन की अक्षम विधि है, यानी कि वही है टेक्निक्स जो हैं, मशीनरी जो है वो हमारी पुरानी है। उत्पादन की अक्षम विधि है, अक्षम क्या है, इनसफिशिएंट मेथड है। फैक्ट्रियों तक गन्ना पहुंचने में, परिवहन में देरी। अब जो फैक्ट्रियों तक गन्ना पहुंचाते हैं ना किसान, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन में कई बारी देरी भी हो सकती है। तो ये सारी चुनौतियाँ जो हैं वो चीनी उद्योग के सामने थी हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे खनिज आधारित उद्योग। तो आज की क्लास में हमने किया कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं हमारे। बेसिकली इसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। और अगर आप लोग रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा लिया करो, क्योंकि मैंने क्लास 10th की बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, और आराम से समझाना पड़ता है जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए। तो जो रिवीजन के लिए कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पीड चेंज कर मतलब एक्सटेंड कर लिया करो, बढ़ा लिया करो। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो सेम एज़ वही रोज़ रोज़ की कहानी बोलने से क्या है कि भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, सी यू सून।